Good evening, interns. Good evening, sir. Let's wait Good a evening, few sir. minutes for more people to join. Then we'll start. So before we start, I had given you some homework last day. So did you do it? Did anybody of you do it? Yes, sir. So can you tell me what is it that the employers are asking for? What is it? What are the certifications or? Sir, as per my research, I found that many companies are looking for CEH certification. I can't hear you. Sorry, what? The CEH certification and CISSP certification. When I did my research on internet. Okay, good. Anybody else? The company also looks for OSCP kind of certification and CompTIA Security Plus kind of certification. Right. Okay, so I think people have joined in. So let's start the session now. Is my screen visible to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So firstly, as you would have already researched on the internet, that हम सबको कुछ सर्टिफिकेशंस की जरूरत होती है. अब पहले तो ये कि सर्टिफिकेशंस क्यों चाहिए, क्या होते हैं, और इतने सारे हैं. बेसिकली इतनी सारी कंपनीज हैं जो सर्टिफिकेशन देती हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं. तो इस सब में काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है. देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अबाउट दिस, एंड टुडे वील सॉर्ट दैट आउट. हम लोग वो सारी चीजें क्लियर करेंगे कि क्या सर्टिफिकेशंस होते हैं और इनकी क्या जरूरत है, ये नेसेसरी है या नहीं भी है. तो पहले तो कि सर्टिफिकेशंस क्यों. सो हम लोग जब कोई कॉलेज में जाते हैं, when we do some course in colleges, we do our graduation, post graduation, masters. So वो सारे courses थोड़े से static होते हैं, right? So you learn something and it is there to stay. अगर आपने कुछ हिस्ट्री में पढ़ा है वो वैसा ही रहने वाला है. तो वो कोर्स मोर और लेस सेम रहता है, ठीक है. इसलिए आपको डिग्रीज मिल जाती हैं उसकी, और वो डिग्रीज लाइफ टाइम वैलिड रहती हैं. बट इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ये एक ऐसी फील्ड है जो कि हर साल, हर कुछ टाइम में कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाती है. कुछ नए वायरलेस प्रोटोकॉल्स आ जाएंगे, कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आ जाएंगे, कोई नए हैक्स आ जाएंगे, ठीक है, वल्नरेबिलिटीज आ जाती हैं. जैसे विंडोज 10 के बाद 11 आया, 11 में कुछ वल्नरेबिलिटीज आई. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अभी रिसेंटली, अगर आपने पढ़ा होगा न्यूज में, उसमें एक बग है जो रास्पबेरी करके जो है एक नया बॉट रिलीज हुआ था, जो भी न्यूज में है. तो ये सब चीजें आती रहती हैं और आपको अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है. तो इसी वजह से साइबर सिक्योरिटी में इतने ज्यादा कोर्सेज नहीं होते हैं, पर सर्टिफिकेशंस होती हैं. और सर्टिफिकेशन क्यों होती है? क्योंकि आपको लेटेस्ट रहना पड़ता है, अप टू डेट रहना पड़ता है. You have to be up to date with whatever is happening around the world. You can't just sit here in India and say that I have learned enough. You have to be at par with somebody who's sitting in maybe US or in UK, Canada, Australia, anywhere in the world. अब क्योंकि इंटरनेट की वजह से the world is a global village, right? Cybersecurity is an issue everywhere. People are being hacked, being victims to cyber crimes. So you need to be up to date. आपको सारी चीजें, जो प्रोटोकॉल्स हैं, टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, लेटेस्ट यूज करने पड़ते हैं और अप टू डेट रहना पड़ता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. तो इसी वजह से सर्टिफिकेशन होते हैं जो कि आपको नई नई चीजें सिखाते हैं. These certificates have a validity. Like we're going to talk about these. तो कई सारे सर्टिफिकेट शायद 2 साल के लिए वैलिड होंगे, कोई 3 साल के लिए वैलिड होगा, राइट? सो इस वजह से आपको अप टू डेट रहना पड़ता है. आप नए सर्टिफिकेशन लोगे, नई टूल सीखोगे, एंड यू विल कीप ग्रोइंग विद द वर्ल्ड. यू विल बी एट पार विद समबडी हु इज सिटिंग एल्सवेयर इन द वर्ल्ड. सो अब जैसे कि मैंने आपको बोला था थोड़ा होमवर्क करने के लिए, तो आपने देखे होंगे कई सारे सर्टिफिकेशंस. अब कुछ मैंने भी देखे थे जो जब मैंने अपनी रिसर्च करी थी. तो जैसे एग्जांपल के लिए सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, ये है CISSP, ठीक है. ये है एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन है, और इसको इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन कंसोर्टियम, जिसको हम लोग ISC स्क्वायर कहते हैं, ये कराता है. ये भी ऐसी एक सर्टिफिकेशन है.
एक है सीसा यानी कि सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, एक हो गई सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर CISM, अभी किसी ने मेंशन किया था CompTIA सिक्योरिटी प्लस, दिस इज सर्टिफिकेशन ऑफ बेसिक सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड फंक्शंस। ठीक है, द कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एसोसिएशन यानी कि CompTIA, उसको एडवर्टाइज किया जाता है कि सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन जो है सबसे फर्स्ट होना चाहिए आपका, जो आप सिक्योरिटी में आते हो, दिस नीड्स टू बी द फर्स्ट यू शुड ऑन। अभी ये वो एक कंपनी है जो ऐसा कहती है। ठीक है, पर हम जो जिनके बारे में आज बात करने वाले हैं वो है सिस्को की सर्टिफिकेशंस और EC काउंसिल की सर्टिफिकेशन। और ये यही दोनों क्यों? वेल, जो आपके सिस्को है ये एक मार्केट लीडर है। ठीक है, EC काउंसिल भी बहुत बड़ी कंपनी, वो भी ग्लोबल में काफी अपना फुटप्रिंट रखती है, बट सिस्को इज लाइक द मार्केट लीडर। उसकी सर्विसेज हर जगह है, उसका इक्विपमेंट हर जगह है। अगर आप वाईफाई देखोगे, राउटर्स देखोगे, स्विचेस देखोगे, वायर्स देखोगे, कनेक्शन, सिक्योरिटी, फायरवॉल, एवरीथिंग, सिस्को इज एवरीवेयर। तो एक आपको एक रूल बताता हूँ, हमें वो चीज नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि यूनिक है। ठीक है, यूनिक होने का एक अपना फायदा है कि आप उसको शो ऑफ कर सकते हो, उसमें कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो कि शायद बाकियों में नहीं होंगे। हमें वो चीज इस्तेमाल करनी चाहिए जिसके लिए सपोर्ट सबसे अच्छी है, जिसका रीच सबसे अच्छा है, और वो इस टाइम पे सिस्को है। आप कोई भी कंपनी का सर्टिफिकेशन ले आओगे और अगर उसकी कोई सपोर्ट नहीं है, उसकी कोई जो है सर्विसेज नहीं है, उसकी रीच नहीं है, तो वो आपके लिए फायदा नहीं करेगा। सिस्को क्योंकि इसका वर्ल्ड में फुटप्रिंट सबसे ज्यादा है, तो इसकी सर्टिफिकेशन और आपको जो है प्रोफेशनली भी काफी हेल्प करती है। इट इज अ बूस्ट टू योर करियर। साथ ही साथ आपका EC काउंसिल है, वो भी एक टाइप की सर्टिफिकेशंस कराता है। अब दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू कंपनीज, व्हाट आर दे डूइंग, वील कवर दैट एज वी गो अलोंग। सो वील स्टार्ट विद CCNA। सो CCNA क्या है? CCNA is the Cisco Certified Network Associate, right? So this is the starting level. ये networking के लिए है। Yesterday we talked about two modules we'll be studying, which is networking and ethical hacking. So this is the starting for networking. You start networking here. तो CCNA में आपको सारे भी जो आपके networking है उसके basics, fundamentals clear किए जाएंगे. You'll understand how the systems are actually working, right? You'll understand what is a firewall, how does it work, what is the difference between a router and a switch, what are the different kinds of connections you can have amongst devices, what is the speeds, what could be the problems associated with them, how can you connect two devices or maybe more devices. कई सारी टोपोलॉजीज होती है, when we say कि हमने उसको या फिर हमने जो है उसमें उसको अगर हमें दो से ज्यादा डिवाइसेस को जोड़ना है तो उसको कैसे जोड़ सकते हैं, उनको सबको आपस में जोड़ बनाए, मैश टोपोलॉजी बनाए। अगर आपको टर्म्स अभी आपको लग रहा है समझ नहीं आ रहे, हम सबको कवर करेंगे ड्यूरिंग दिस इंटर्नशिप, बट राइट नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट देयर इज अ लॉट टू लर्न हियर। हम लोग खाली सरफेस पे हैं राइट नाउ। सो CCNA विल कवर ऑल दैट। अब इसके ऊपर आता है CCNP, which is a Cisco Certified Network Professional. It is a level above. And उसके ऊपर है Cisco Certified Internetworking Expert. So ये सीढ़ियाँ सी बना रखी हैं कि आप एक करोगे CCNA, उसके बाद you go for CCNP and then you go for CCIE. हालांकि इसमें कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। क्लियर नहीं है, then you those tasks which will assigned. क्योंकि CCIE या CCNP के जो आपको जो वर्कलोड होगा वो अलग होगा। It will be higher level. You'll be monitoring, you'll be administering people under you, right? And you will have to take care of real life threats. CCNA क्या है? Associate है, उसका ग्राउंड लेवल पे काम है। ठीक है, और CCNP और IE का ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होते हैं वर्क के, उनको ज्यादा जो है नॉलेज होनी चाहिए इनसाइड आउट। सो बेसिकली आप कोई सा भी कर सकते हो, बट रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप CCNA से शुरू करो, फिर CCNP की तरफ जाओ और फिर CCIE की तरफ जाओ। Now, CCNA is the basics for networking and dealing with Cisco switches and routers. CCNP is different from CCNA in that it aims to give accreditation for the professional level, right? And it is designed and other aspects of medium-sized networks which have at least 100 and at most 500 end devices. So that is the kind of level you'll be dealing with there.
और जैसे आपको मैंने बताया CCNB हार्डर टू अचीव है। अब इनके कोई आप CCNA भी करना चाहते हो, इसके लिए आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको पहले से कोई डिग्री होनी चाहिए, कोई इसमें कोई पहले से क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कोई बीटेक एमटेक कुछ नहीं चाहिए। सीधे आप CCNA करने आ सकते हो, आपको ग्राउंड से सिखाना शुरू किया जाएगा। यू लर्न फ्रॉम स्क्रैच एंड यू ग्रो फ्रॉम देयर, राइट? सो what is it that we just discussed that it is a Cisco Certified Network Associate, entry level है, बिल्कुल नीचे से शुरू करता है। CCNA is designed to validate your knowledge on fundamental networking concepts often requested in network roles in IT positions। ये सब अभी हमने डिस्कस किया है। तो अब इसका एग्जाम जो होता है, एग्जाम इसका है इसका एग्जाम कोड दे रखा है 200-301 CCNA, राइट? And it is a exam which will cost you around $300. If you translate that into rupees, it will be around let's say 21 to 25,000 rupees. Now you would say कि this is an expensive certification, so I would say no, that is not the case. ये सर्टिफिकेशंस इतने प्राइस के ही आते हैं, बल्कि इससे ज्यादा की भी सर्टिफिकेशंस होते हैं। यू when you get into this, you'll see that there are certifications which cost 50,000 or maybe even going to lakhs। हर एक टाइप सर्टिफिकेशन है, वो उनके लेवल के हिसाब से है। सो दिस इज द स्टार्टिंग हियर। आप ये सीखोगे एंड इसको आप ऐसे ही माध्यम से आप कॉलेज जाते हो, फीस भरते हो, डिग्री लेते हो, सो ये उसी लेवल का है। इसको आप ऐसा मत समझो कि आप किसी इस चीज के लिए पैसे क्यों दे रहे हो। यू आर गेटिंग टू लर्न समथिंग एंड यू विल बी गेटिंग recognition because of it। आप अपने CV में लगाओगे certifications and you will be hired because of this। Another question which comes to mind is, are these certifications really necessary? The answer there, well, is no। The most important thing you need to have is skill, right? The knowledge of all those things। तो सबसे यही जरूरी चीज हो जाती है कि आपके पास स्किल होना चाहिए, वो नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए उस चीज का, कैसे काम करती है चीज, नेटवर्क कैसे काम कर रहा है, डिवाइस से जो पैकेट्स बाहर निकल रहे हैं वो कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, इंक्रिप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंक्रिप्शन होता कैसे है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन का फायदा क्या होता है, उसको अपने CV में लगा लोगे एंड अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इट मे बिकम अ डिसाइडिंग फैक्टर। अगर आप हो और आपके साथ एक और बंदा है जिसके पास सर्टिफिकेशन है और आपके पास नहीं है, तो स्किल अगर दोनों के बराबर है तो सर्टिफिकेशन वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी। अदर देन दैट आपको बिना सर्टिफिकेट के भी जॉब मिल सकता है। तो इसका आपको इतना हार्ड एंड फास्ट ये भी नहीं कि मुझे सर्टिफिकेशन लेना ही लेना है, बट अगर आप इस फील्ड में घुसते हो, सर्टिफिकेशन लेते हो, तो आपके लिए लॉन्गर रन में फायदा ही रहेगा। क्योंकि ये एक बार आपके CV में आ गया कि आपने सर्टिफिकेशन ली थी, तो इट जस्ट शोज दैट यू हैव द स्किल, यू हैव व्हाट इट टेक्स टू क्रैक इट और हैक इट, राइट? सो जैसे मैंने बताया, इसके कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है एग्जाम के लिए, बट आपको ट्रेनिंग और कुछ नॉलेज चाहिए। और वो ट्रेनिंग नॉलेज कहाँ से आएगी? आप चाहो तो आप सिस्को की वेबसाइट पे जाके अपना एक अकाउंट बना सकते हो, जो कि आपको प्रोवाइड करेगा कोर्स मटेरियल। ठीक है, और भी जगह कोचिंग होती है, बट वी एट फायरशार्क इवन वी ऑफर कोर्स ट्रेनिंग। जैसे कि कल आपको मैंने बताया था, फायरशार्क की कई सारे सर्विसेज में एक ये भी है दैट वी आर ऑफरिंग कोर्स ट्रेनिंग। सो इफ यू वांट, यू कैन साइन अप फॉर कोर्स ट्रेनिंग विद फायरशार्क। ठीक है, इसकी जो डिटेल्स हैं दैट यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम बाय मैसेजिंग, by mailing to fireshark.in, or you could contact on WhatsApp, talk on Discord, right? We'll not be discussing that over here because I am not at authority to say। मूविंग ऑन, CCNA जो है कॉमनली रिक्वेस्टेड IT सर्टिफिकेशन। आई थिंक अगर आपने रिसर्च की होगी शायद आपको CCNA भी दिखाई दिया हो कहीं जगह। हाँ, आई थिंक कॉम्टिया दिखता है, CEH दिखता है, CHFI दिखता है, ठीक है, CND दिखता है, तो बट CCNA भी सबसे ज्यादा कॉमन है। अब जॉब स्कोप की बात की जाए तो CCNA is considered to be high in demand। Why? Because it is a good career opportunity and different जो आपके roles हो सकते हैं अगर आप certification लेते हो। So you can start with a network engineer। Now what does a network engineer do? He configures the network, he makes sure that the DNS is working, he makes sure that the IP addresses is configured correctly, कि जो dynamically जो है allocate हो, DHCP and static routing, ये सब आपको हम आगे बताएंगे, but you need to configure all that, you need to know। सो नेटवर्क इंजीनियर वो सारा काम करता है। मेंटेनेंस इंजीनियर, अब जैसे कि नाम में है ही, मेंटेनेंस के लिए होता है कि व्हेन एक बार नेटवर्क इंजीनियर ने सब कुछ कॉन्फ़िगर कर दिया है, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस होती है कि अगर स्पीड नहीं आ रही है, लेट्स से यू हैव कॉन्फ़िगर्ड इट फॉर सम कंपनी उनके ऑफिस में एंड दे आर कंप्लेनिंग कि इसमें जो है स्पीड ऑप्टिमम नहीं आ रही जितनी बोली गई थी, तो मेंटेनेंस इंजीनियर जाके उसका केसेस क्लियर कर देगा, राइट? ही फिगर आउट वेयर इज इट,
that the problem lies, maybe कोई wiring खराब हो रही होगी, so he'll look into it. Technical support engineer, similar काम है, but he gets more on the software side of things. Network field engineer जो actual काम करने, जैसे आप किसी को भेजोगे, like this guy will go to fix the connections, to install things and take care of things. Network trainer. Now trainer जैसे हम लोग अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि if somebody has attained that knowledge, that understanding, that certification, everything, so he can become a trainer as well. You can teach other people. आप औरों को सिखाओ, ज्ञान अपने तक क्यों रखना, ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा. System administrator, I think that is enough in itself. Everybody knows what an administrator is, कि administer करना है कि क्या हो रहा है नेटवर्क में यहाँ पे, and then जो आपका वर्क है, जो उसको एलोकेट करना कि कैसे मैनेज होगा चीजें, वो आप ऊपर से देखोगे, सुपरविजन का काम हो जाता है इसमें. नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोफेशनल, ये चीज है जो कि इसमें शायद सबसे अच्छे वाले में बोला जाओगे, जो बोलोगे कि जो 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 सबसे टॉप पे निकल के आएगा, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोफेशनल, जो कि ये सारे काम जानता है, राइट. ही इज एन ऑल इन वन गाय. नाउ मूविंग ऑन टू CEH version 11. Okay, one thing I missed. Let me. Okay, in the CCNA, जो आपका सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड रहता है, और जो एग्जाम है वो 120 मिनट्स के लिए होता है, राइट. सो आई मिस दैट डिटेल ओवर देयर. आई एम जस्ट गिविंग टू यू नाउ. सो कमिंग टू CEH, ये है सर्टिफाइड एथिकल हैकर. नाउ हमने नेटवर्किंग का बेसिक सर्टिफिकेशन देख लिया, वेयर यू स्टार्ट विद नेटवर्किंग. अब ये जो आपकी एथिकल हैकिंग में है, दिस इज द स्टार्टिंग ग्राउंड. CES सर्टिफाइड एथिकल हैकर. अब जैसे आपको मैं बताया, इसी काउंसिल भी एक और ऐसी कंपनी है जो कि इन्फोसेक कंपनी है, साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग वगैरह देती है. तो उसके पास भी अलग अलग टाइप के सर्टिफिकेट्स हैं. CEH इज जस्ट वन ऑफ देम. इसके अलावा उनके पास CHFI है, जो कि है कंप्यूटर हैकिंग फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर. फोरेंसिक्स क्या होता है? कोई हैक हुआ है या कोई नेटवर्क पे अटैक हुआ है, तो उसकी फोरेंसिक्स होती है. कहाँ से हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, क्या चोरी हुआ, या व्हाट वाज द डेटा दैट वाज एक्सेस्ड. तो ये सब फोरेंसिक्स में होता है. सब इसमें आपको जो है प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं कि आपको जो एक मेंटेन करनी पड़ेगी चेन ऑफ कस्टडी. अगर आपने ये, इसमें जनरली फोरेंसिक्स में आप जनरली लॉ एनफोर्समेंट के साथ काम करते हो, ठीक है. आपको पुलिस और कोर्ट्स के साथ काम करना है. सो यू विल बी देयर टू टेक द एविडेंस फ्रॉम द क्राइम सीन्स, फ्रॉम यू विल बी देयर टू check the evidence and make sure that it is all right. अब क्या होता है कि जैसे आप कंप्यूटर देखते हो, ठीक है, अगर उसमें एक चीज होती है रैम, एक होती है रोम. रैम जो है वॉलेटाइल मेमोरी होती है. वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ, वॉलेटाइल मेमोरी खत्म, रिफ्रेश हो जाता है, सब खत्म हो जाता है. सो इफ यू फाइंड अ कंप्यूटर which is there and it is turned on, so as a forensics investigator, the first thing you need to do is to take a copy of the random access memory, the RAM, the volatile memory, right. कैसे लिया जाता है वो सब आपको सर्टिफिकेशन पे पता चलता है, ठीक है. ये हुआ फोरेंसिक्स का एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको, फोरेंसिक्स में कैसा काम होता है. इसके अलावा CND होता है, सर्टिफाइड नेटवर्क डिफेंडर, ठीक है. नाम में ही आपको पता चल रहा होगा, नेटवर्क डिफेंड करने के लिए है. यू आर ऑन द डिफेंडिंग साइड. एक होती है रेड टीम, एक होती है ब्लू टीम. आपने शायद सुना होगा, रेड टीम इज फॉर अटैकिंग, ब्लू टीम इज फॉर डिफेंडिंग. तो CND इज लाइक अ डिफेंडर, कि जो उसमें जो सर्टिफिकेशन आपको सिखाया जाएगा वो सब आपको डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाया जाएगा. जैसे कि CEH एथिकल हैकर, उसमें आपको अटैक के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाया जाता है कि किन टूल्स का इस्तेमाल करके आप अटैक करोगे. एक और सर्टिफिकेशन जो इसी काउंसिल ऑफर करता है वो है CPENT, विच इज सर्टिफाइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोफेशनल. अब इसमें आपको जो है तरह तरह से पेनिट्रेट कैसे किया जाता है इन टर्म्स ऑफ साइबर. अब उसमें आप जो है जावास्क्रिप्ट यूज करो, आप SQL इंजेक्शंस यूज करो, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यूज करो, आप जो है हेडर फील्ड्स को एक्सप्लॉइट करो, या सीधा अगर उनके कोई पोर्ट ओपन है तो उसके थ्रू अपना एक जो है पेलोड भेजो, मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो. तो सब पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आपको बताया जाता है कि कैसे आप किसी फायरवॉल को पेनिट्रेट करोगे, किसी सिस्टम को, किसी सर्वर को पेनिट्रेट करोगे और डेटा एक्सेस करोगे. दैट इज फॉर CPENT.
अब जो हम लोग का CEH जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट है, हम लोग इतना भी आगे नहीं है, वही जैसे आपको मैंने कल बोला था, दौड़ने से पहले चलना सीखो। CEH आपका स्टार्टिंग है एथिकल हैकिंग के लिए, इसके बाद आप बाकी सर्टिफिकेशन के लिए जाइएगा। CEH सर्टिफाइड एथिकल हैकर है और इसी काउंसिल इसको देता है। इसका वर्जन 11 है, इससे पहले वर्जन 10 था, 9 था, और ये धीरे धीरे जैसे आपको मैंने शुरू में बताया था कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होती जाती है, इनके टूल्स, इनकी नॉलेज, इनका मॉड्यूल्स अपडेट किए जाते हैं, सो दैट यू आर अप टू डेट व्हेन यू लर्न समथिंग। सो इसका वर्जन 11 अभी करंट चल रहा है। अब इनका जो कोर्स होता है CEH का, अब हम इसके डेप्थ में जा रहे हैं कि इसका कोर्स कैसा होता है। पहले हमने CCNA देख लिया है, तो CEH में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, जैसे हमने कल ओवरव्यू लिया था, एथिकल हैकिंग क्या होती है, क्यों होती है, व्हाई इज इट कॉल्ड एथिकल हैकिंग, एथिकल कैसे होती है, तो सब इंट्रोडक्शन में आता है आपका, या आपके इसको सबसे पहले ये सिखाया जाएगा। इसके बाद फुटप्रिंटिंग और रिकॉनेसेंस, आपको इन चीजों के डेप्थ में ले जाएगा, जैसे कल हमने ओवरव्यू लिया था सिर्फ, इन सबके आप डेप्थ में जाओगे कि रिकॉनेसेंस कैसे किया जाता है, हाउ डू यू गो अबाउट कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर टारगेट। अब वो चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई पर्सन हो, कोई एंटिटी हो, आप उसकी क्या इंफॉर्मेशन लेके आओगे, कैसे लेके आओगे। तो आपको इसमें हो सकता है कि आप उसकी अ, एक नॉर्मल इंसान को, he does not know what an IP address is, but you're supposed to know it, and you're supposed to be able to get the IP address of a website or a server, right? So how does one do that? या अगर आप जाते हो गूगल पे लिखते हो www.facebook.com या इंस्टाग्राम पे जाते हो या किसी भी उस पे जाते हो, आपको तो खाली वेब एड्रेस दिख रहा है, जो उनका जो URL है, उसका IP एड्रेस क्या है, वो क्या होता है, वो नॉर्मली दिखता नहीं है। यू नीड सर्टन टूल्स फॉर इट, जो कि शायद आपकी PC में ऑलरेडी होते भी हैं, बट आपको पता भी नहीं होता। तो this is just an example to show you that there are things you need to learn to do in order to properly reconnaissance about your target. Next thing is scanning networks. अब जैसे हमने IP एड्रेस पता कर लिया, ठीक है, उसमें कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, पोर्ट क्या होता है हम लोग उसे पढ़ेंगे, बट आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि अलग डिवाइस हमारा एक ही है, अब उसे मल्टीटास्किंग करनी है। अब ऐसा तो नहीं है कि खाली आप एक बार में अपने डिवाइस से खाली फोन कॉल करोगे या ब्राउजिंग करोगे या सर्फिंग करोगे, बफरिंग करोगे, वीडियो डाउनलोड करोगे या देखोगे, एक बार में एक चीज तो करते नहीं, आप सब चीजें करते हो। तो इसीलिए हम उसमें पोर्ट्स बनाते हैं। पोर्ट ऐसा नहीं है कि कोई फिजिकल पोर्ट है, USB पोर्ट है या HDMI पोर्ट है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड पोर्ट्स हैं, जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट ट्रैफिक्स गोइंग इन एंड आउट, किस सर्विस के लिए है। अगर फाइल ट्रांसफर हो रही है तो उसकी एक स्पेसिफिक पोर्ट होगा, अगर आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो उसके लिए पोर्ट होगा, अगर आप सर्फिंग कर रहे हो पोर्ट होगा, कॉल कर रहे हो तो उसके लिए एक अलग पोर्ट होगा, सो दैट जो ट्रैफिक बाहर जा रहा है अंदर जा रहा है वो सही जगह पे एड्रेस हो, और जो आपका सिस्टम है उसको डिकोड कर सके ढंग से और आपको दे सके वो डेटा। ठीक है, तो स्कैनिंग नेटवर्क करते हुए हमने देखेंगे कि उसका क्या पोर्ट्स ओपन है, कौन से पोर्ट एक्सेसिबल हैं, और उसका आप कैसे यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट होता है एन्यूमरेशन। अब आपने सारी चीजें जो है लिस्ट बना लिया आपने कि मैंने क्या क्या चीज उसकी आइडेंटिफाई करी है, इंफॉर्मेशन निकाली है, राइट। तो अब उसको आप एन्यूमरेट कैसे करोगे। व्हाट इज एन्यूमरेशन? एन्यूमरेशन तो वही होता है ना कि नंबर में लिखना, पर ये इतना सिंपल नहीं है। यू नीड टू प्रायोरिटाइज, हर एक चीज की एक प्रायोरिटी होती है। सम वल्नरेबिलिटी और समथिंग माइट बी मोर important in terms of the vulnerabilities, in terms of hacking, right? So आप अगर आपको पता चला है कि उसमें जो है जावास्क्रिप्ट में फॉल्ट है, या आपको पता चला है कि उसमें एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है, या फिर आपको पता चला है कि उसके हेडर में जो है आप पेलोड इंसर्ट कर सकते हो, तो इनमें एक प्रायोरिटी होनी चाहिए ना। व्हाट अगर आप उसको जो है जब एक्सेस करना शुरू करोगे, जब आप हैक करने की कोशिश करोगे, एंड वन थिंग डज नॉट वर्क या समथिंग एल्स वर्क्स, तो आपको एक लिस्ट बनानी है उसकी कि कौन सी चीज सही तरीके से चलती है। तो वो लिस्ट जिसमें आप काम करोगे, आपको एक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैं इस चीज पे सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला हूँ। सो यू नीड टू नो व्हाट इज मोर हायर इन प्रायोरिटी। देन कम्स वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। सो आपने जो भी सारी चीजें बनाई थी, अब उसमें से आप एक्चुअली देखोगे कि वल्नरेबिलिटी किस में है। आपने जैसे कल भी हमने इस चीज के बारे में बात करी थी अपना होमवर्क करने के लिए, कि हमने आइडेंटिफाई किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये ऐसे ऐसे एक बंदा काम करता है, और वो शाम को कॉफी पीने यहाँ जाता है। तो हमने एक वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करी कि मैं इस चीज का फायदा उठा सकता हूँ, कि मैं उसको वहां जाके अप्रोच कर सकता हूँ, एंड आई कैन बिफ्रेंड देम और मे बी स्पूफ देम, स्कैम देम,
फिशिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपने वहाँ पे वल्नरेबिलिटी एनालिसिस किया। अब ये तो खाली मैंने आपको एक फिशिंग वाला एग्जांपल दिया है, ये इन टर्म्स ऑफ आईपी एड्रेसिंग, ये इनके अलग चीजें होंगी, राइट। फिर आता है सिस्टम हैकिंग, जो कि आपको एक्चुअली हैकिंग क्या होने वाली है, जब आप कौन से टूल इस्तेमाल करने वाले हो। हम बोलते हैं कि हम उसके आईपी एड्रेस को हैक कर लेंगे, हम उसके सर्वर को हैक कर लेंगे, हम उस पर एक पेलोड इंसर्ट कर देंगे, तो कैसे करोगे when you do not know the time right tools for it, ठीक है। और सिर्फ टूल्स की बात नहीं होती है, बात है कि आपको उसका फंडामेंटल्स पता होना चाहिए। आई कैन टेल यू राइट नाउ, लाइक देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ओवास्प, OWASP, जो कि टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज जो कि आपके हर साल निकलती हैं, कि इस साल जो है सबसे ज्यादा वल्नरेबल क्या चीज रही है जिसपे हैक्स हुए हैं, अटैक्स हुए हैं, तो एक लिस्ट निकालता है, ठीक है। अगर आप जाके देखोगे ओवास्प की साइट पे आपको पता चल जाएगा कि लेटेस्ट वल्नरेबिलिटीज क्या है मोस्ट कॉमन। उन्हीं का एक सॉफ्टवेयर भी है जैप करके, दिस इज अ फ्री सॉफ्टवेयर, you can use that and it will give you your browser some superpowers. Now what do I mean by superpowers? एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ। आप कभी कोई टेक्स्ट फील्ड में एंट्री करना चाहते हो, एक कोई फॉर्म है और उसमें आपको बोला गया है एक नंबर एंटर करना है, बट यू वांट टू इंसर्ट सम टेक्स्ट इनटू इट। तो आपको वहाँ पे जो ब्राउजर है उसमें एक जावास्क्रिप्ट चल रही होगी जो कि आपकी इनपुट को फिल्टर कर रही है, सो यू विल नॉट बी एबल टू इंसर्ट टेक्स्ट इनटू इट, जस्ट नंबर्स। बट आप ऐसे सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके, जो जैप है, आपके ब्राउजर में वो इनेबल कर देगा उस चीज को कि आप उसमें कोई भी कैरेक्टर्स डाल सकते हो, सो यू कैन यूज दैट टू मे बी इंसर्ट सम malicious कोड इनटू इट। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। अब मैंने आपको एक टूल बताया, पर उस टूल को इस्तेमाल करना आना चाहिए ना आपको। सो अगर आपको टूल कैसे काम करता है वो नहीं पता है तो फिर फायदा क्या, राइट। अगर मैं आपको बता देता हूँ कि वाईफाई कैसे हैक करते हैं, कि हम लोग जो है दिस टूल कॉल्ड वाईफाई, तो अगर आपको वाईफाई मैंने बता दिया तो क्या आप सारे वाईफाई हैक कर सकते हो? नहीं। आपको पता होना चाहिए कि वो टूल काम कैसे करता है, उसके जो साइड में हम लोग अभी आगे जाके पढ़ेंगे, पर उसके साथ जो हम लोग कुछ चीजें अटैच करते हैं व्हेन वी राइट वाईफाई, उसके साथ कुछ पैरामीटर्स लगाते हैं, तो पैरामीटर्स कैसे काम करते हैं, वी नीड टू नो ऑल दैट। तो हैकिंग सिर्फ टूल जानने से नहीं आती है, तो हैकिंग आती है कि वो चीज टूल एक्चुअली काम कैसे करता है। सो इट्स लाइक you are using the tool is not using you. Then moving on to malware threats. Well, malware is in itself a big term. It includes viruses, bots, keyloggers, uh, worms like we saw yesterday. So malware अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। malware होता क्या है? It is a piece of code which is doing something which is a normal software is not supposed to do. It has been programmed in such a way that it will maybe log your keys, which is what a keylogger does, or maybe spread itself over a network and cause memory failures. या वर्म तो खाली ऐसा ही करता है, पर अगर वर्म के साथ एक वायरस को जोड़ देते हो, जैसे कि एक रैंसमवेयर को जोड़ देते हो, इट विल स्प्रेड इटसेल्फ एंड encrypt all the files over the network. तो इनकी जो malware है, ये थ्रेट्स क्या होते हैं और इनके साथ डील कैसे किया जाए, ये सब भी इसमें देखा जाएगा। नाउ देन इट इज स्निफिंग। व्हाट इज स्निफिंग? स्निफिंग जैसे आप वर्ड से समझ रहे हो, सूंघ लेना, बट एक्चुअली होता क्या है, इफ यू आर मे बी इफ यू डू नॉट इवन गेट एक्सेस टू इनसाइड ऑफ अ नेटवर्क, जैसे एक सामने आपके ऑफिस की बिल्डिंग है, यू आर नॉट एबल टू गेट इन टू द नेटवर्क, यू कैन जस्ट सी द ट्रैफिक विच इज फ्लोइंग आउट। कैसे करते हैं वो भी हम टूल्स में देखेंगे, बट अभी के लिए इतना ही कि अगर आपको पता भी नहीं चल रहा है कि अंदर कौन है, क्या चीज एक्सेस कर रहा है, कौन सी डिवाइसेस यूज कर रहा है, आप वो बाहर से स्निफ भी किया जा सकती है चीजें, बिकॉज अल्टीमेटली थिंग्स आर मूविंग एज जीरोस एंड वंस। सो जो उनके ऑफिस के नेटवर्क या राउटर से जो पैकेट्स बाहर निकल रहे हैं, यू कैन कैप्चर देम एंड यू कैन एनालाइज देम। और इसमें कई बार ऐसी चीज आपको मिल जाती हैं जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए देर इज इंक्रिप्शन, HTTPS और HTTP, शायद आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं। HTTP क्या होता है? जो आपका नॉर्मल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है, जिसमें कि कैसे आपका जो भी इंटरनेट पे आप सर्व कर रहे हो, तो वो डेटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है वो डिसाइड करता है। तो अगर कोई चीज HTTP में ट्रैवल कर रही है तो उसमें इंक्रिप्शन नहीं होती है। सो इफ यू टाइप इन योर यूजर नेम एंड योर पासवर्ड इन ऑन अ वेबसाइट विच इज यूजिंग HTTP,
the text is going as plain text. It can be read by anybody who is sniffing outside, who is capturing your packets and looking through them. They'll be able to see कि आपका password क्या है, what is your password, what is your username. At the same time, HTTPS, the S here stands for Secure Socket Layer, SSL. So we add an encryption layer. तो अगर आप HTTPS browse कर रहे हो, तो the data going across is encrypted and वो encryption टूटती नहीं है. आपको लगता होगा कि हम इतना सॉफ्टवेयर या इतना स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर्स रखते हैं कि हम कोई भी इंक्रिप्शन क्रैक कर सकते हैं. ऐसा नहीं होता. इंक्रिप्शन जो है बहुत आगे बढ़ चुकी है. ऐसा नहीं है कि सिंपल खाली सीजर साइफर इस्तेमाल किया जा रहा है कि आपने ए की जगह ई कर दिया या एफ की जगह एल कर दिया. इट्स नॉट लाइक दैट. जो आपका टेक्स्ट निकल के आता है आफ्टर इंक्रिप्शन, इट इज एक्चुअली अनरीडेबल. यू कैन नॉट मेक एनीथिंग आउट ऑफ इट. यू कैन नॉट इवन टेल कि इसमें कौन सा इंक्रिप्शन प्रोग्राम यूज किया गया है. नथिंग इज accessible to you. So sniffing is basically being a man in the middle sort of, and capturing the data being sent across and analyzing that. Then there is social engineering. So आपको CEH में social engineering भी बताया जाएगा. Social engineering खाली real life में exist नहीं करता है. सॉफ्टवेयर में भी आप कैसे वेबसाइट्स बना सकते हो जो कि लुक और फील करती हैं बिल्कुल एक्चुअल वेबसाइट्स के जैसे, और कैसे आप वो फिशिंग वाले ईमेल्स भेजते हो, how are they sent across, and what do you need to do to make sure that the target, the victim, is tempted to click on the link and enter the details. और इसके अलावा भी और चीजें होती हैं. हाउ डू यू फिश. फिशिंग में तो आपका शोल्डर सर्फिंग भी आ जाता है. इफ यू आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू समबडी एंड यू लुक एट व्हाट दे आर डूइंग इन देयर फोन, अब वो पासवर्ड डाल रहा होगा, अपना पासवर्ड देख लिया, तो वो भी सब में आ जाता है. तब उन चीज़ों के बारे में बताया जाता है और कैसे इन चीज़ों से आप बचा सकते हो अपने आप को या अपने फ्रेंड्स को, और अवेयरनेस कैसे फैला सकते हो उस चीज़ के लिए भी. डिनायल ऑफ सर्विस मैंने कल भी बताया था, मैं अभी भी शॉर्ट में बता देता हूँ. जैसे कि आपका कोई वेबसाइट है, कोई सर्वर है, कोई डिवाइस है, उसमें अब क्योंकि आज मैंने पोर्ट्स के बारे में पढ़ा है थोड़ा सा, तो आपको उसमें पोर्ट्स के साथ रेफरेंस में बताता हूँ. पोर्ट्स होते हैं जो रिसीव करने वाले हैं. अगर मेरे डिवाइस में कुछ रिसीविंग पोर्ट्स हैं जो कि maybe they can be operated for surfing or browsing or buffering, downloading and so on. ठीक है, बट ऐसा नहीं कि मेरे पास infinite ports हैं. The ports my laptop can open are limited by my memory, by the software, by the device hardware also. कितनी RAM है एक्सेस करने के लिए, कितना नेटवर्किंग कैपेसिटी है मेरे मॉडेम में, मेरे राउटर में, या मेरे जो कनेक्शन है उसमें. तो अगर मेरे उस डिवाइस का आप ओवरलोड कर देते हो व्हेन यू सेंड अक्रॉस अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट टू द सेम सर्वर, टू द सेम डिवाइस, maybe from distributed bots or from a single device also, then you are overloading my system with requests, and then I am denied of the service I was trying to use. मैं अपने सर्विस को इस्तेमाल नहीं कर सकता. अगर मैं ब्राउज कर रहा था, मैं ब्राउज नहीं कर पाऊंगा बिकॉज माई सिस्टम विल बी बिजी इन टेकिंग केयर ऑफ द रिक्वेस्ट दैट हैव बीन सेंट बाय यू. Then there is session hijacking. अब सेशन क्या होता है? When you log into a website, you enter your username and password. ठीक है, पर जब आप लॉगिन कर लिया, आपका लॉगिन अप्रूव हो गया, when once you have been successfully logged in and you're browsing the website further, ऐसा तो नहीं है कि you are asked again and again to log in. So somehow the website or the app or the service you're using is remembering who you are. So something is happening behind the scenes. That something is when you log in, the website or the server or the application will send across a cookie. आपको एक कुकी भेजते हैं. ये खाने वाली कुकी नहीं है, ये कुकी है जो आपको वेबसाइट ने भेजी है. इट इज सॉर्ट ऑफ ब्रेड क्रम्स. उस टाइप से सोचो कि उन्होंने आपको दे दी है, जो कि आप हर आगे जो आपकी जितनी भी आप रिक्वेस्ट भेजोगे, व्हेन योर ब्राउजर सेंड्स अक्रॉस अनदर रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट का मतलब यहाँ पे होता है कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट एक्सेस टू सम अदर रिसोर्स, तो वो कुकी आप साथ में भेजते हो. यू नॉट सेंडिंग अक्रॉस योर यूजर नेम एंड पासवर्ड अगेन एंड अगेन. आप उस कुकी का इस्तेमाल करते हो एंड द वेबसाइट विल नो दैट इट इज यू बिकॉज वो कुकी आपको यूनिकली असाइन की गई थी. तो सेशन हाईजैकिंग ये सेशन हो गया कि सेशन में आपने कुकी असाइन की हुई है और आपका सेशन रिमेंबर करती है वेबसाइट कि आप लॉग्ड इन हो, आप ही हो. आपने ये भी देखा होगा कि समटाइम्स व्हेन यू स्विच ऑफ योर लैपटॉप, योर पीसी और योर डिवाइस एंड मे बी आफ्टर सम टाइम यू लॉग बैक इन, तो कई बार आपको अगर आप दोबारा वेबसाइट खोलोगे आपको लॉग्ड इन मिलेगा. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुकीज का भी एक टाइम टू लिव होता है कि वो उस टाइम के बाद एक्सपायर होगी.
तो अगर आपने उस एक्सपायरी से पहले दोबारा एक्सेस किया, चाहे आप सब कुछ बंद कर चुके थे, तो आपकी वो कुकी फिर से होगी और आपको लॉगिन दोबारा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। कई बार आप कुकीज को सेव करके जानबूझ के भी रख सकते हो, सो दैट यू डू नॉट हैव टू लॉग इन अगेन, जैसे आप अपने फोन में करते हो, सेव माय क्रेडेंशियल्स करके। तो आपका सेशन वो चालू रख सकता है कुकी की वजह से। सेशन हाईजैकिंग क्या होता है? इफ आई एम अ malicious पार्टी, आई somehow गेट एक्सेस टू योर कुकी। अब वो चाहे ऐसे हो कि मैं आपका फिजिकली डिवाइस एक्सेस करूं और उससे मैं कुकी एक्सट्रैक्ट करूं, या अगर आपका जो मैं स्निफिंग कर रहा था और आपके पैकेट्स को आते जाते उसमें से मैं somehow I get access to your cookie. So I can hijack your session. I can use that cookie and use that website, your website, pretending to be you, right? So ये हुई सेशन हाईजैकिंग। इवेडिंग आईडीएस, फायरवॉल्स एंड हनीपॉट्स। अब ये चीजें क्या है? आईडीएस क्या होता है? आईडीएस इज इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। फायरवॉल क्या होता है? आपने शायद सुना होगा विंडोज फायरवॉल, वो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल है। फायरवॉल्स रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है, जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे राउटर होता है, स्विच होता है, वैसे एक फायरवॉल भी होती है। बट व्हाट इज इट? फायरवॉल इज अ डिवाइस विच सेट्स सर्टेन रूल्स, जिसके होते हुए कुछ ट्रैफिक अंदर और बाहर जाने से पहले चेक होता है। नाउ व्हाई इज दिस? अगर आपको कुछ चीज एक्सेस करनी है वेब पे, या वेब से आपको कोई जो है डेटा आ रहा है, तो व्हाई डू यू नीड समबडी इन द मिडिल सिटिंग एंड चेकिंग एवरीथिंग यू डू? द फायरवॉल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज उसमें सर्टेन रूल्स हैं, जिससे कि अगर मान लीजिए आपके डिवाइस पे एक वायरस इंस्टॉल्ड है, आपको पता नहीं है बट है, और वो जो डेटा है आपका, मे बी आपकी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, मे बी आपकी यूजर नेम, पासवर्ड, इट इज सेंडिंग दैट अक्रॉस टू सम रिमोट लोकेशन। अब फायरवॉल क्या करेगा? इट विल नोटिस दैट द डेटा इज गोइंग आउट ऑफ योर डिवाइस टू अ लोकेशन विच हैज बीन फ्लैग्ड। उसके रूल्स में होता है ना फायरवॉल के, तो उसको दिखेगा कि ये चीज तो अब नॉर्मल बिहेवियर है। इट विल ब्लॉक दैट ट्रैफिक। दिस इज व्हाट अ फायरवॉल विल डू। अब बाहर से कोई आ रहा है, व्हेन यू डाउनलोडिंग समथिंग और मे बी ट्राइंग टू एक्सेस सम वेबसाइट, वहां से डेटा आ रहा है, हो सकता है malicious हो सकता है, इफ आई एम अ evil party and I'm trying to access your system and I try to get through to you, I know your IP address, I know your MAC address, right? So I'm trying to access your data, but the firewall will prevent it. Why? Because firewalls have inherently been designed in such a way कि जब अंदर से कोई रिक्वेस्ट बाहर जाती है, उसका रिस्पॉन्स अंदर आ सकता है, बाहर से दी रिक्वेस्ट नहीं आ सकती। इसलिए हम कहते हैं कि we request the server for information, the server does not request for our information, we are the ones who initiate the conversation। क्योंकि अगर बाहर से होने लगा तो एक तो हमारी डिवाइस ओवरलोड हो जाएगी, कोई भी हमारे साथ डिनायल ऑफ सर्विस कर सकता है, कोई भी हमारा डेटा एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि हमारी डिवाइसेस हैव बीन यू नो प्रोग्राम्ड इन सच अ वे, जो प्रोटोकॉल्स हैं, अगर आपको एको किया जाता है, आपके पिंग किया जाता है आपके डिवाइस पे, तो आपका डिवाइस जो है उसका रिप्लाई करता है अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ, ये आई एम दिस इज डिवाइस, आई एम एट दिस इज आईपी एड्रेस, दिस इज माय मैक एड्रेस। ठीक है, तो फायरवॉल्स ये काम करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ये हुआ हार्डवेयर वाला फायरवॉल। एक होता है सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल, कि जो आपके डिवाइस पे ही काम कर रहा है, तो जो आपका जो आपके पैकेट्स थे, जो फ्रेम से डेटा था, बाइट्स से जो भी था, when it is entering your system, वो आपके सिस्टम में आ गया, but before you are able to decapsulate it, before you are able to access it, the firewall will sit in between and filter out the malicious traffic. Same way आपकी डिवाइस से किसी को बाहर भी नहीं जाने देगा ऐसे किसी ट्रैफिक को। So why would you need a software firewall and why would you need a hardware firewall? Well, software firewall is for your own device, but you may need a stronger firewall which has more strict rules, and you're using that at the start of your connection। maybe अपने राउटर के साथ लगाना है उसको, कि आपके जितने भी डिवाइसेस हैं आपके घर में, सबके सामने एक फायरवॉल रहे, सबके सामने एक कवच, एक शील्ड रहे। बिकॉज एज यू नो, हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं आजकल, हमारे स्पीकर स्मार्ट है, लाइट स्मार्ट है, फ्रिज स्मार्ट है। सो दीज थिंग्स डू नॉट हैव अ फायरवॉल। So if there is no firewall, the hardware firewall is not present, you'll be able to hack those things। और अभी आगे हम देखेंगे कि इसमें भी IoT हैकिंग, जो आप देख रहे हो सेकंड नंबर पे IoT हैकिंग भी है इस उसमें। सो दिस इज इवेडिंग IDS इज इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ये खाली डिटेक्ट करता है अगर कोई ऐसा malicious पार्टी आपको एक्सेस करने की कोशिश कर रही है, कुछ malicious कोड भेज रही है, so it will detect it and report it, log it, you'll be able to check it later। एक होता है IPS which is called intrusion prevention system। वो फायरवॉल के जैसा हो गया, इट इज एक्टिवली ट्राइंग टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। अब बोलोगे कि हमेशा हम लोग प्रिवेंट ही क्यों नहीं करते?
हम लोग को आइडियाज की जरूरत क्यों? बिकॉज समटाइम्स यू डू नॉट नीड टू स्टॉप द ट्रैफिक इन बिटवीन. एक तो वो चीज स्लो हो जाएगी, दूसरा there might be times when some innocent data, some innocent requests are being stopped because it apparently violates certain rules of the IPS. So you need to have a balance. You need to allow some data and prevent some others. So IPS will be stricter always. IDS is logging everything. IPS is strict. So there needs to be a balance. Hacking web servers, तो जो आपके servers होते हैं, अब server होता क्या है? When we talked about LANs and WANs yesterday, we talked about connecting devices and accessing data. तो अभी server क्या है? Well, you are using your device, I am using my device, and we're trying to connect. तो अगर हम one to one कर लेते हैं, when I try to connect to you directly, तो network हो गया, ठीक है? But when I'm trying to connect to you over the internet, I am, in most cases, I'm going to be redirected from a server. A server will be hosting that session. The host server will be, acting as a mediator between us. और ये इसलिए भी होता है because if let's say I am accessing something which is in USA, अब वहां से डेटा आते में यहाँ पे टाइम लगता है और जो है ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो पाती, तो सर्वर्स बीच बीच में लगाए जाते हैं which are going to optimize that experience, that data transfer rates. कि आपको खाली इसी सर्वर तक का रूट पता होना चाहिए. मतलब आपको पर्सनली नहीं पता होता. दिस इज द जॉब ऑफ राउटर्स एंड राउटिंग टेबल्स एंड एवरीथिंग. बट as a security professional, you should know that why do we need servers? Servers are basically devices which are acting as access points in between. Maybe they are hosting data. अब जैसे PUBG ले लो. PUBG का कुछ टाइम पहले जो है इंडिया से हटा दिया. The servers were decommissioned and they say that for now they are not working. लोग VPN यूज कर रहे थे बाहर के डेटा एक्सेस करने के लिए. So what was happening? What was happening was इंडिया में सर्वर्स थे पहले इसके जो कि लोकली आपको यहाँ से ही आप डेटा एक्सेस कर पा रहे हो. You do not need to access data from all around US का सर्वर, your US के डिवाइस. एक localized checkpoint बना दिया है from where you can access the data. So you will have better speeds, better latency and less waiting time. So server तो हो गया. आप उस वेब सर्वर को हैक भी तो कर सकते हो if the server is not protected, if there is no firewall. ठीक है, उसको हैक कैसे करते हैं? Then hacking web applications. अब web applications क्या होते हैं? अब आपने देखा होगा Amazon है, Flipkart है. These used to be websites, but now you're using them as applications as well. तो उनको पोर्ट कर दिया गया है. I'm not talking about आपके. In fact, I think most of the things which are using right now, जो आपके phone में apps, these are all web applications. They are accessing something from the internet, from the servers, and getting it to you in an application form. But how is it different? Because application में again, वो application वो developer ने ऐसे बनाई है कि उसमें सब कुछ optimized रहेगा, and he can make sure that it is secure. I'm not saying that every application is secure. That is the job of the developer, but the developer has the power to make an application which is secure. The data cannot be leaked out, cannot be accessed by third parties. जैसे WhatsApp का है, उन्होंने encryption शुरू कर दिया end to end. So how is it different from Yahoo Messenger? Maybe Yahoo Messenger is not using encryption, right? WhatsApp ने अपना ही एक end to end tunnel बना लिया है. What is tunneling? We'll see again in the VPN section. But WhatsApp has done that, made an encryption tunnel between end devices so that nobody else can see your messages going in and out, and only you will be able to actually get the resulting. Others may just see the ciphertext. Ciphertext क्या होता है? Encrypted text होता है. Then there is SQL injections. Well, this is a very big topic in itself, and I can just barely touch it right now because SQL जो है अपने आप में एक database के लिए language होती है. Databases होते हैं, आपने Excel देखा होगा, आपने tables बनते हैं उसमें और entries होती हैं. अब ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं? यूज होता है जब आप पहले होता था. अब तो खैर इस चीज को हम लोग कम कर रहे हैं क्योंकि इस चीज पे काफी हैक्स हो जाते हैं. बट पहले होता था एसक्यूएल डेटाबेसेस में हम लोग अपने यूजर नेम पासवर्ड भी स्टोर करते थे टैबुलर फॉर्म में. अब हम लोग और डेटा स्टोर करते हैं कि एम्प्लॉई है, उसकी सैलरीज है, ये सब चीजें स्टोर होती हैं. अब उसको आपको जो है एक्सेस करना है तो क्या कैसे करोगे? ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा टेबल में जाके सर्च करोगे. दैट इज अ टीडियस जॉब टू डू. So you have SQL.
This is a language which you can use to get the correct results quickly. ठीक है, तो SQL इंजेक्शन क्या करते हैं, यू मैनिपुलेट द इनपुट फील्ड्स ऑफ अ वेबसाइट ऑफ एन एप्लीकेशन, कि आप उसमें एक ऐसा कोड डालते हो जो कि बाईपास कर जाता है. मे बी यू अब जैसे आप एग्जांपल लो कि एक वेबसाइट है विच इज आस्किंग फॉर योर यूजर नेम. अब आप उस वेबसाइट का आपको जानते हो कि दिस वेबसाइट इज रनिंग इन लेट्स से जावास्क्रिप्ट और जावा. सो यू नो योर जावा, आपको लैंग्वेज आती है जावा की. सो यू कैन एंटर एनीथिंग, एनी gibberish एंड देन क्लोज द इनपुट फील्ड मैनुअली, राइट. उसमें ऑप्शन होते हैं ना कि व्हेन यू कैन जस्ट कमेंट द रेस्ट ऑफ द कोड आउट. आप ऐसा कर सकते हो कि आपने इनपुट फील्ड में जो उसका जो कोड था उसको ब्रेक कर दिया. यू पुट अ ब्रेक इन बिटवीन एंड जो आगे वाला जितना भी कोड था द मशीन विल जस्ट इग्नोर दैट. ठीक है, सो आपने एक गेटवे बना दिया वहां पे. अब उसके बाद यू कैन इंसर्ट योर SQL query. You can maybe retrieve the usernames, the passwords, maybe you can retrieve the employee details, the website details which you're not supposed to see. So in a way, from the web application, from the website, you are accessing data which you're not supposed to be seeing, the data which is sort of behind the scenes, right? Hacking wireless networks, I think most people start out with trying to hack wireless networks, Wi-Fi, password hack karna aur ye sab. And I think up to a certain point, it was the most easiest thing to do in terms of hacking. Till the time we had WEP, till the time we had WPA1, right? But अब तो हमारा जो है इसका थर्ड वर्जन भी चल रहा है जो कि हैक नहीं होता है इतना आसानी से. क्योंकि पहले वाले थे आप जो है इसके इंक्रिप्शन को क्रैक कर देते थे क्योंकि उनकी जो कीज होती थी इंक्रिप्शन की बहुत सिंपल होती थी. अब नए वालों में ऐसा नहीं होता है. हालांकि इसमें और तरीके भी होते हैं. देयर इज पिक्सी डस्ट मोड, देयर इज हैंडशेक कैप्चर. अब ये चीजें क्या है हम लोग इस चीज के बारे में देखेंगे आगे. शॉर्ट में बता देता हूँ. जैसे आपका डिवाइस है, आप उसको वाईफाई से कनेक्ट करते हो, ठीक है. अब आपने शुरू में पासवर्ड डाला, अगेन जैसे पहले उसमें कुकी देखी थी हमने. अब यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द इंटरनेट यूजिंग योर वाईफाई, तो क्या हर जगह हर बार वाईफाई में पासवर्ड डाल रहे हो? समहाउ द वाईफाई इज रिमेंबरिंग हु यू आर. The Wi-Fi remembers which device is connected where. So there is some data flowing between your device and the Wi-Fi which can be captured and used. ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं, वी कैप्चर द हैंडशेक. एक हैंडशेक होता है कि आपका डिवाइस जो है वाईफाई से हैंडशेक करता है एंड देन दे कम्युनिकेट. तब वो हैंडशेक कैप्चर कर लेते हैं एंड यू प्रिटेंड टू बी दैट डिवाइस एंड यू गेट एक्सेस टू द पासवर्ड ऑफ द वाईफाई. दिस इज जस्ट वन मेथड आई एम ट्राइंग टू टेल यू. इसके अलावा और भी चीजें होती है. हैकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, नाउ यू नो दैट एंड्रॉइड होते हैं, आपके iOS होते हैं एंड सो ऑन. ठीक है, इस चीज में मैं ज़्यादा डेप्थ में जाऊंगा नहीं. देयर इज IoT हैकिंग. IoT क्या है? आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स. वी ब्रीफली डिस्कस अबाउट दीज कि फ्रिज होता है, आपका टीवी है, स्पीकर है, एवरीथिंग इज स्मार्ट दीस डेज. तो उसको भी हैक किया जाता है क्योंकि इनके पास कोई फायरवॉल वगैरह नहीं होती है. दीज आर स्मार्ट बट दीज आर नॉट सो स्मार्ट. देयर इज क्लाउड कंप्यूटिंग. नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ वेरी वास्ट टॉपिक and it has a good story as to why it came to be the way it is today. अब हो सकता है कि आप कोई वेबसाइट चलाना चाहते हो, you need to host a website, you need to host a web application, but you do not have the required infrastructure or the required maybe property. maybe आपको एक जगह पे होस्ट करनी थी. अब ये पहले प्रॉब्लम्स होती थी, लोग क्या करते थे, पूलिंग करते थे. What is pooling? You come together, you share your resources, you share a computer, right? So that thing is what originated as cloud computing. Then we worked on our way up to that, where we used to give remote access to people, right? We would give an entire computer, a virtual machine to somebody to use remotely, and then we build that further. We are not even giving the entire virtual machine. We're just telling them, you give us our application, we'll host it on our website, we'll host it on our computer, virtual computer. So in a way, you do not have to manage the entire virtual machine as well now. You just need to manage your application. So it is being hosted somewhere on the cloud. Maybe it is Google, maybe it is Amazon. Google Cloud Computing होती है, AWS होती है. जैसे आपको पता बताया था कि FireShark भी इन चीजों में डील करता है. अगर आपको इंटरेस्ट हो इन चीजों में तो आप हमें मेल कर सकते हो. एंड फाइनली देयर इज क्रिप्टोग्राफी. तो क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? शॉर्ट में हम लोग चीज को नॉर्मल टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं सो दैट इट बिकम्स अनरीडेबल टू द नॉर्मल पर्सन. इसमें कई सारे एल्गोरिथम्स होते हैं. देयर इज AES, देयर इज DES, देयर इज RSA,
देयर इज डिफी-हिलमैन फॉर्मूलाज। सो ये चीज काफी, इसमें काफी मैथ्स है, बट ऊपर से हम लोग इसमें बेसिकली चाहते क्या है कि हमारे एक एल्गोरिथम हो जिसमें कि हम अपने जो हमारा जो टेक्स्ट है जो हम चाहते हैं इनक्रिप्ट करना वो डालें, साथ में एक की डालें और इनक्रिप्टेड टेक्स्ट हम लोग भेज सकें। अब इस चीज में प्रॉब्लम क्या है कि जब हमने की डाल के चीज इनक्रिप्ट करके भेज दिया, सामने वाली पार्टी को तो की पता नहीं है ना, वो उसको डिक्रिप्ट कैसे करेगा? तो हमें वो एक जो की है उसे भी सिक्योरली ट्रांसमिट करना है, वो हम कैसे करें, वो आप इस मॉड्यूल में सीखोगे। फाइनली सीईएच का जो एग्जाम पैटर्न है, हमने मॉड्यूल्स देख ली ऊपर से, तो जो इनका एग्जाम है वो थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम है। जैसे सीसीएनए वो स्टार्टिंग, ये एथिकल हैकिंग इज स्लाइटली मोर डिफिकल्ट देन दैट। यू हैव अ एमसीक्यू एग्जाम एंड प्रैक्टिकल एग्जाम। तो आपके एमसीक्यू में देयर आर 125 क्वेश्चंस एंड यू आर गिवन 4 आवर्स टू डू दैट। सीईएच जो आपका प्रैक्टिकल है उसमें 20 क्वेश्चन और 6 घंटे का प्रैक्टिकल है। सो यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ वर्क, द अमाउंट ऑफ टाइम विल बी एबल टू, यू विल हैव टू गिव इट टू दिस। एंड ये आपको काफी अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसकी भी कोर्स ट्रेनिंग हम लोग कराते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेल कर सकते हो। और सीईएच के बाद जो जॉब रोल्स होते हैं वो कुछ ऐसे हैं, जैसे आप राइट साइड पे देखोगे सारे आपके जो इंजीनियर्स और एनालिस्ट उस टाइप के हैं, जैसे कि नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, एसओसी सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट, नेटवर्क इंजीनियर। हम इस चीज हर एक जॉब रोल में नहीं घुसेंगे कि हर कोई क्या करता है, बट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ मैं कि आप बेसिकली, अब हम लोग नेटवर्क में नहीं है, वी आर इन द साइबर एथिकल हैकिंग फेज। तो हमारा जो जो हमारा एजेंडा है, जो हमारे मोटिव्स हैं वो चेंज हो जाते हैं एज अ एथिकल हैकर। नॉट जस्ट ट्राइंग टू कॉन्फ़िगर द नेटवर्क, यू ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इट नाउ। और लेफ्ट साइड पे जितने हैं आपके एनालिस्ट और ऑडिटर और एडमिनिस्ट्रेटर के टाइप के रोल्स हैं। सो यू कैन मोर और लेस डिफरेंशिएट दैट। राइट साइड पे जो चीजें हैं वेयर दे आर, where you get into those things, you get into the coding part, into the actual penetration part. On the left you are seeing roles which are analyst, who will analyze things, which what is happening, what if an attack happened, you analyze how did that attack happen, how to prevent it. Auditor will audit whatever the things are have been happening. So I think that was all for today. And now we are open to questions. If you have anything to ask me, go ahead. You can unmute yourselves and we can have some discussion right now. हेलो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, सॉरी। So how to become a penetration tester? What it means to read. आई एम रियली सॉरी, मेरे को आपको नहीं समझ में आ रहा है। आप थोड़ा सा नेटवर्क अपना ठीक कर सकते हो क्या, जहाँ पे भी आप हो? Hello, हेलो, can you hear me, sir? आई कैन हियर यू, यस। So how to become a penetration tester? यू सेइंग हाउ टू बिकम अ पेनिट्रेशन टेस्टर? What it means to read. See, you need to have your basics clear, that is for sure. Now you can, I would say you can start with CCNA, but if you're actually you have a base, if you have a strong base, if you believe you can do it, then you can start with the CPENT certification, which is basically for penetration only. It is on EC Council. You can check that out if you want. मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था CPENT के बारे में। तो उसका वही है कि आपको जो है उनका मॉड्यूल्स डाउनलोड करने पड़ेंगे और उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और इफ यू वांट टू बी टॉट, टू बी to get that guidance, so you can contact FireShark, because FireShark also deals in course trainings. So if you want training from us, we can help you with that also. But I can Okay. just give you a direction कि penetration testing के लिए CPENT certification होता है। Ethical Hacking CEH मैं बोलूंगा कि वो भी कर लो, because आपके फिर बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। You should have an overall idea. Okay. Excuse me, sir. Yes, Nikunj. Nikunj जी है ना? Yes, sir. Sir, Yes. what is the difficulty of that exam of CCNA, sir? Is it too C- difficult to crack or सी CCNA इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बट आपको उसके लिए प्रॉपर एक गाइडेंस तो चाहिए। अगर आप खुद से कर सकते हो दैट इज
वेरी वेल। ओके, आप इसके मॉड्यूल्स आपको नेट पे भी मिल जाएंगे, सिस्को की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, यू कैन साइन अप एंड गेट दोज मॉड्यूल्स। ठीक है, पर कैसे प्रिपरेशन करें, और इसके लिए प्रैक्टिस भी चाहिए होती है। ठीक है, ये खाली थियोरेटिकल नहीं है CCNA। यू एक्चुअली डील विद कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ राउटर्स, सिस्टम्स, हाउ दोज थिंग्स आर कनेक्टेड, हाउ डज अ फायरवॉल वर्क। तो ये सब चीजें आपको प्रैक्टिकल भी आनी चाहिए। तो अगर आपको आप खुद से करना चाहते हो, आप कर सकते हो, पर आपको फिर वो डिवाइसेस और जो जो चीजें जो आपको एक्सेस करने के लिए चाहिए वो कहाँ वो आपको अरेंज करनी पड़ेगी खुद से। So if you go for some course training, they will provide you with that infrastructure, with those facilities to practice on, to get a hands-on experience. Did I answer your question, Nikunj? Yes, sir. Yes, I got it. डिफिकल्टी इतनी ज्यादा नहीं है उसकी, बट उसमें प्रैक्टिकल पार्ट है, तो आपको उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिकल पार्ट के थोड़ी डिफिकल्ट होगी आपको, मतलब थियोरेटिकल, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है ना, साइबर सिक्योरिटी इज नॉट एज मच थियोरेटिकल एज इट इज प्रैक्टिकल। आप करके ज्यादा सीखते हो। अब मैं आपको यहाँ पे बैठ के बता रहा हूँ कि IP एड्रेस क्या होता है और DNS क्या होता है, बट अनलेस यू एक्चुअली सी इट फॉर योरसेल्फ, व्हेन यू एक्चुअली ट्राई टू get a hands on the tools, till then it will just be some text to you, so you'll get a better understanding when you actually see it happening. Got it, sir. Good evening, sir. Good evening. Sir, which certificate is needed to become a SOC analyst? As a basic certificate. SOC analyst, I think SOC analyst का हम लोगों ने CEH में भी देखा है। CEH में हम जॉब रोल्स में देखा था ना, SOC analyst था। और Okay, sir. कम ऑन, कोई तो क्वेश्चन होगा इससे ज्यादा, और इतने सारे मैंने देर तक आप लोगों को बताई ये चीजें, कुछ तो आपको कहीं डाउट आया होगा। कंटेंट से रिलेटेड कोई डाउट नहीं है? Hello. हेलो Hello, रशीद sir. यो। Yes, sir. Sir, I have a question. Mhm. Which is good which is good CSS CCNA versus completion network plus which सेकंड वाला कौन सा बोला आपने? network plus sir net certification. जो आपका नेटवर्क प्लस में क्या आप कॉम्प्टिया की बात कर रहे हो, ठीक है? Yes, sir. तो Yes, sir. जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि कॉम्प्टिया ठीक है, आपका एक अच्छा सर्टिफिकेशन है, बट सिस्को की कंपैरिजन में क्यों मैं सिस्को प्रेफर करूंगा, क्योंकि सिस्को का एक रीच ज्यादा है ना, उसकी जो प्रोफेशनलिज्म है, उसकी जो सर्विसिंग है, और हर जगह सिस्को चलता है बेसिकली। तो अगर आप सिस्को पे कुछ सीख जाते हो तो आपको डेफिनेटली जॉब में Yes, उसमें sir. हेल्प करता है। Okay, sir. सिक्योरिटी प्लस डेफिनेटली अच्छा है, बट आपको फिर उसमें आगे स्कोप पे देखना पड़ेगा। सिस्को क्योंकि सिस्को है, उसका जो आप नाम ही देख के सिस्को देख लो, आप कोई राउटर खोल के देखोगे, आप कोई फायरवॉल देखोगे, आपको सिस्को हर जगह दिखेगा। अगर आप सर्च करोगे नेट पे कि विच आर द मोस्ट the top brands, top companies in cyber security, in network, in these devices, तो आपको सिस्को का नाम हर जगह दिखाई देगा। Sir, one more question. हम्म। सर मैं अभी फिलहाल फर्स्ट ईयर में हूँ और CEH का फर्स्ट ईयर मुझे किस चीज के? इन बीवॉक साइबर सिक्योरिटी एंड फोरेंसिक। ओके ओके। सो मैं ये बोल रहा था कि CEH मैं कब स्टार्ट करूँ फॉर द प्रिपरेशन? अगर आप अभी कर सकते हो तो ठीक, अच्छा रहेगा। हालांकि CEH का भी फिर एक एग्जामिनेशन का जो सर्टिफिकेशन आपको मिलता है वो भी एक वैलिडिटी होती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका वैलिडिटी सबसे ज्यादा टाइम तक रहे, तो आप ग्रेजुएशन जो आपकी खत्म होने वाली होगी तब आप एग्जाम के लिए वो फीस वगैरह भरना, तब तक आप प्रिपरेशन कर लो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप जैसे आप कॉलेज से निकलोगे तब आप एग्जाम देके आपको 3 साल के लिए सर्टिफिकेशन मिल जाए, उससे पहले आप प्रिपरेशन कर लो। Yes, sir. But
एंड हाउ टू मतलब कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इससे सर? देखो सबसे इजी तो यही रहेगा कि आप कोई जिसके लिए, जैसे तो हम फायरशार्क भी करती है चीज़, इसके लिए आपको कोचिंग वगैरह प्रोवाइड करती है, आपको कोर्स ट्रेनिंग होती है। बट अगर आप खुद से भी करना चाहते हो तो आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे एंड यू विल हैव टू पे फॉर दैट, दोज मॉड्यूल्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू, आप उनको खुद पढ़ के भी कर सकते हो। बट आई वुड रिकमेंड गेटिंग अ कोर्स ट्रेनिंग बिकॉज देन आपको एक गाइडेंस मिलती है। व्हेन यू आर इन दैट एनवायरनमेंट, पीपल आर देयर टू गाइड यू। यस सर। हमें कुएं का मेंढक नहीं बनना है ना, बिकॉज वी नीड टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। हमारे पर्सपेक्टिव थोड़ा लिमिटेड नहीं होना चाहिए ऐसे। हमें लगता है कि लेट्स से अगर आप कोई चीज सीख रहे हो, जैसे आप एसक्यूएल इंजेक्शन सीख रहे हो, ठीक है, तो आप एक पर्टिकुलर तरीके से सीखने लग जाओगे आपका, क्योंकि आपका एक पर्सपेक्टिव एक जैसा। पर आप और लोगों के साथ काम करोगे, व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल, दे विल शो यू मे कि इससे बेटर वेज भी है। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। वैसे आपकी मर्जी है। आई वुड रिकमेंड टेकिंग ट्रेनिंग सो दैट you can get a better exposure experience and राइट सर, you know, राइट सर। थैंक यू सर। okay, thank you, you're welcome. ओके तो आज के लिए फिर वाइंड अप करते हैं, फिर हम कल मिलेंगे। ओके, Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू टुमारो।